नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आखिरी दिन कॉमनवेल्थ में भारत के लिए शानदार सुनहरा सोमवार। बैडमिंटन में गोल्ड की हैट्रिक, सिंगल्स में पीवी सिंधु, लक्ष्मण सेन, तो बैडमिंटन डबल्स में सात्विक चिराग ने जीता गोल्ड। टेबल टेनिस में शरत कमल का भी गोल्डन कमाल। बिहार में बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार, सोनिया गांधी से फोन पर की बात। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार ने कल बुलाई अपने सभी सांसदों की बैठक। महाराष्ट्र में कल शिंदे सरकार का होगा विस्तार। 16 से 18 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्यसभा में विदाई। मोदी बोले, आपके संवाद का तरीका मन को छूने वाला। नेता विपक्ष खड़गे ने शायरी से बताया आगे कैसा होगा राज्यसभा का मौसम। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। बाजार में हफ्ते की अच्छी शुरुआत। निफ्टी 4 महीने के बाद 17,500 के ऊपर बंद। सेंसेक्स भी 465 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। मेटल, एनर्जी, ऑटो शेयरों में तेजी। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का योगी सरकार ने निकाली गर्मी। अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। फरार त्यागी के लिए कई जगह छापे। सरेंडर के लिए श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में दिया आवेदन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया। लोकसभा में विपक्ष ने किया विरोध। बिजली मंत्री ने लगाया गुमराह करने का विपक्ष पर आरोप। निजीकरण का नहीं है कोई इरादा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। भारत के लिए आज का दिन शानदार सुनहरा सोमवार वाला रहा। गोल्ड को लेकर बहुत बढ़िया खेल भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। बैडमिंटन में तो हमने हैट्रिक लगा दिया, तो वहीं टेबल टेनिस में भी गोल्ड जीता है हमने, तो वहीं हॉकी में थोड़ी मायूसी जरूर हुई और ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल जीतने का सपना टूट गया और सिल्वर से संतोष यहां पर करना पड़ा। इस तरह मेडल टैली में हमने अपनी रैंकिंग जोरदार तरीके से सुधार ली है और भारत 61 गोल्ड के साथ साथ नंबर अब 4 पर आ चुका है और चौथे पायदान पर अब भारत पहुंच गया है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्व और गौरव के ये गोल्डन 4 हमारे लिए इस वक्त हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को आज नाज हो रहा है। इन्होंने देश का मस्तक किस तरीके से ऊंचा किया है, ये देखिए आप, किस तरीके से इन चारों खिलाड़ियों को। और लगातार हमने ये देखा, लेकिन किसमें कितना दम है ये भी हम आपको बताएंगे। और लगातार जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि तालिका में अब चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी सबसे पहले पायदान पर, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद कनाडा, लेकिन अब भारत अपने गोल्ड के साथ चौथे पायदान पर यहां पर, क्योंकि 22 गोल्ड अब तक भारत की झोली में गिर चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो वो भी 16 इस वक्त भारत की झोली में है और 23 ब्रॉन्ज इस वक्त भारत की झोली में। और टोटल जो अब तक नंबर्स हैं वो फिलहाल भारत के पास 61 है, यानी कि 61 मेडल के साथ भारत अब चौथे पायदान पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंच चुका है। और ये शानदार सफर तय करवाया है भारत के उन शानदार खिलाड़ियों ने जिन्होंने यहां पर ऐतिहासिक, कह सकते हैं हम, प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से पूरे देशवासियों का सर उन्होंने ऊंचा किया। जब भी मैं ये टूर्नामेंट के लिए आया था मुझे लग रहा था कि आई कैन डू वेल, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट मतलब मैंने यही सोचा कि आई विल टेक वन मैच एट अ टाइम एंड नॉट टू पुट टू मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी नाउ। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन के पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है। सिंधु ने कनाडा के शटलर मिशेल ली को हराकर गोल्ड
अपने नाम कर लिया। मिशेल ली को उन्होंने सीधे गेम में 21-15, 21-13 से मात दी। सिंधु ने इस मैच में पूरी तरीके से वो फिट नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने बाएं पैर पर स्ट्रिप के साथ मैच खेलने के लिए वो उतरी। शुरू में अपनी मूवमेंट के कारण सिंधु ने कई आसान पॉइंट्स भी गंवाए, लेकिन उनका अनुभव पीवी सिंधु का यहां पर काम आया। वे मिशेल ली पर भारी पड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में उन्होंने पहली बार गोल्ड जीत लिया और गोल्ड जीतने के बाद क्या कुछ कहा पीवी सिंधु ने, जरूर सुनना चाहिए आपको। Well, I'm very happy, and of course, yeah, I waited for this for a long time now, and finally I've done it. So super happy, and yeah, I mean, you know, Commonwealth Games comes once in 4 years, so I have like a set like bronze, silver, and gold. So I would say that it's completed now. It's not that easy. First game, if you take, then it was almost like neck to neck it was going, and only after certain points is I think 8-all it was. So it was going on either side of the player. But from there, where Sindhu has done the short services and Lee Micheli has totally, given 2 direct points hitting into the net, while receiving the service. So there she has got some advantage of 3 points, 11-8, and then from there onwards, she has kept maintaining that lead, and there was not much attack, only it was most of the defense side, because the shuttles were very slow, and they were not confident of attacking also. If you attack from the back line, if they just place it, then you will not be in a position to come and retrieve it. That's how, and with very cleverly, both the players have played. But of course, fitness-wise, Sindhu was better, and she could win the tournament. और ये तो रही आज की बात, लेकिन इससे पहले कल भी कॉमनवेल्थ में भारत ने दनादन मेडल जीते हैं। खेल के 10वें दिन यानी कि रविवार को भारत के लिए गोल्डन डे रहा, जहां पर भारत की झोली में कुल 5 मेडल्स आए। बॉक्सिंग में निखत जरीन, नीतू गंगास और अमित पंघाल में गोल्डन अपने नाम गोल्ड किया। इसके अलावा मेंस ट्रिपल जंप इवेंट और टेबल टेनिस में खिलाड़ियों ने सिल्वर का स्वाद चखा। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम को 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप को और जेवलिन थ्रो में अनु रानी को ब्रॉन्ज मिला। यानी कि कल भी भारत के नाम शानदार जीत दर्ज हुई और आज तो शानदार गोल्डन डे रहा ही। वो मोमेंट मतलब डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल मोमेंट रहा है वो, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा एक ही ड्रीम रहा है कि मैं जब भी कोई कंपटीशन खेलूं और अपने कंट्री के लिए गोल्ड जीतूं और टॉप ऑफ द पोडियम खड़े होके नेशनल एंथम वहाँ पे हमारा बजे। तो जब आज नेशनल एंथम प्ले हो रहा था तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। जी हाँ, तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन कॉमनवेल्थ में। और बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मलय नीरव जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मलय जी आपका पहले तो। और सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत ही डाइवर्स रहा इस बार हमारा ये परफॉर्मेंस, किस तरीके से आप देखते हैं? पहले की तरह ऐसा नहीं रहा कि कोई एक खेल रहा जिसमें हमने बहुत अच्छा किया। इस बार हम कुश्ती में भी बहुत अच्छे रहे, इस बार हम टेबल टेनिस में भी बहुत अच्छे रहे, बैडमिंटन में भी हमने कमाल किया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत को कभी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा ही नहीं जाता था। ऐसा नहीं माना जा सकता था कि भारत भी वर्ल्ड स्टेज पर कॉमनवेल्थ गेम्स में, एथलेटिक्स में, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं अनेक पदक जीतेगा। तो एकदम वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड भारत का रहता था उसको अगर हम भूल जाएं, जैसे हॉकी या कुछ और खेल, तो अब आप देखिए कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, इन चारों में तो भारत ने ये बता दिया है कि अगर आपको विश्व चैंपियन के बारे में पहला नाम सोचना है तो भारत लेना होगा। तो डाइवर्स गेम्स, हर तरह के गेम्स में टैलेंट्स को पहचान कर उनको पोडियम तक ले जाने की जो पूरी एक मुहिम शुरू हुई पिछले 10-12 सालों में, उसका नतीजा है कि आज 61 पदक, उसका नतीजा है कि आज आप 61 पदक भारत की झोली में देख रहे हैं। और ये बहुत असाधारण, इसको सफलता ही नहीं माना जाना चाहिए। और अच्छी बात है कि आने वाला भारत का जो खेल संसार है वो कितने तरह के तारों से कितनी जल्दी, कितने विशाल भूमंडल पर जगमगाने वाला है, ये भी
ये कॉमनवेल्थ गेम्स उसका भी संकेत दे रहे हैं। जी मलय जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाइलाइट्स क्या रहे आपके हिसाब से इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से वो हाइलाइट्स वाले पल रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, ये तो वो खेल थे जिसमें, और उसके जब आप ट्रिपल लॉन्ग जंप की बात जब आप करती हैं तो उसमें तो नंबर 1 हमारा, नंबर 2 हमारा, नंबर 4 हमारा। तो ये तो बातें हैं। प्लस महिलाओं ने जिस प्रकार से नए गेम्स में अपने लिए जगह बनाई, इस बार आपने देखा लॉन बॉल्स में भारत के जो 4 खिलाड़ियों से खेले जाने वाले जो मुकाबले थे उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से फिर उसके बाद एथलेटिक्स में, तो मैं कहता हूं कि नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड्स में, एथलेटिक्स में जो एक नए युग की शुरुआत का बिगुल बजाया, उसको आप देख रहे हैं कि कहां तक लोग ले जा रहे हैं। अनु ब्रॉन्ज मेडल लेके आई महिलाओं की जेवलिन में। तो इस प्रकार से मुझसे पूछिएगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड्स में भारत के बारे में कोई नहीं जानता था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार से भारत अपनी छाप छोड़ेगा। भारत ने दिखा दिया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी देखिए आगे क्या क्या लड़ाई है। बिल्कुल, ये तो वो बात रही जो बेहद अच्छी हुई इस साल, लेकिन फिर भी हर जगह गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ ठीक करने की, कहीं ना कहीं बेहतर करने की। वो आपको कहाँ दिखता है? क्योंकि हॉकी में आज हमें थोड़ी मायूसी तो जरूर हॉकी प्रेमियों को मिली होगी। निराशा हाथ लगी है। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये नहीं कि हॉकी के खिलाड़ियों में मादा नहीं है, यही खिलाड़ी जब खेलते रहते हैं अच्छी टीम के खिलाफ भी तो ऐसा खेलते हैं, इसी ऑस्ट्रेलिया को कितनी बार पछाड़ा है जी। तो मगर जब ऑस्ट्रेलिया से एक के बाद एक गोल होते चले जा रहे हैं तो जैसे लगता है, मुझे बैठा हुआ मैं देख रहा था अभी आपसे बात करने के पहले और एक दूसरे चैनल पे बातचीत चल रही थी, तो मैंने यही कहा कि सिंकिंग सेंसेशन हो रहा था। अरे फिर गोल खा गए। फिर तो जो हमें सिंकिंग सेंसेशन हो रहा था उससे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी भी दबाव में आ जाते हैं जब एक के बाद एक गोल होते रहते हैं। तो बिग मैच टेम्परामेंट की कोई कमी नहीं है भारतीय खिलाड़ियों के पास। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को हरा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जाकर इस तरह से लड़खड़ा जाना। इसी प्रकार से महिलाओं के क्रिकेट में आपने देखा बहुत अच्छा खेली भारतीय टीम, कोई शक नहीं, सिल्वर मेडल जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते तो किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए। तो ये जो तरीका है ना हारने का, ये बड़ा आघात करके जाता है, बहुत बहुत इट हर्ट्स यू। आपको लगता है कि अरे साहब ये जीत, तो दोनों जगह निराशा हाथ लगी। जहां तक हॉकी की बात है उसमें भी निराशा हाथ लगी, और जहां तक विमेंस क्रिकेट में मुझे लगा कि लड़कियां अंडर प्रेशर आ गई। जिस तरह से आपने देखा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी यही टीम इतना अच्छा खेल रही थी, का एक दबाव में आ गई। तो जब आप इन खिलाड़ियों के साथ ना खेले हों, इन अरीनाज में ना गए हों, विश्व स्तर पर आपने दूसरों के साथ अपने कंधे से कंधा ना मिलाया हो, तब अगर आप हार जाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जाकर और बिल्कुल अंत समय में जो मैंने कहा कि 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए और तब के बाद पदक आपके हाथों से फिसल जाता है, तो थोड़ा अफसोस रहता है, लेकिन फिर भी शानदार प्रदर्शन। जी। और मेरा ख्याल ये है, अंतिम सवाल का जवाब आपका दे दूं, वो ये है कि अगर जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल है, जो मनोवैज्ञानिक का रोल है, जो हमारी टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कराता है इस तरह के प्रेशर सिचुएशंस में खेल को अपने हाथ से आगे बाहर नहीं जाने देने के लिए, उनकी भूमिका पर एक बार विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि कोच अच्छे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, और जो सरकार ने पिछले 5-10 सालों में किया है उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि चाहे वो टॉप स्कीम हो, चाहे खेलो इंडिया हो, मतलब राइट फ्रॉम द एज ऑफ 7, 8, 9 वहां से लेकर और ओलंपिक के अरीना तक खिलाड़ी को तैयार करके वहां पहुंचाना, ग्रूम करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका मलय नीरज जी, और कुल मिलाकर ये जीत काफी ऐतिहासिक रही। बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा के कटक में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद अपराजिता सारंगी के अलावा दूसरे बीजेपी नेता भी शामिल हुए। यात्रा से पहले अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में दर्शन किया और यहां उन्होंने विशेष पूजा भी की। अमित शाह कटक में सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान पर भी गए।
और अब बात मार्केट के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजेशन में बड़ा काम करने के लिए देश मुकेश अंबानी का हमेशा आभारी रहेगा। झुनझुनवाला ने कहा कि वो इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए मुकेश अंबानी का धन्यवाद करना चाहते हैं। And I must, thank Mr. Mukesh Ambani for the change he has brought about in India, because, the low cost of the communication, whether in voice or in data, is what has caused digitalization in this country. And we cannot thank Mr. Ambani more for the beautiful, for the low cost he has brought to digitalization and, to either voice and communication both of. और जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। इसका स्वामित्व भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और अब बात हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की। कमोडिटी किंग अनिल अग्रवाल का मानना है कि इन 75 सालों में देश ने काफी तरक्की की है। उनका कहना है कि भारत में आगे तेज ग्रोथ करने की पूरी जमीन तैयार है। सरकार अगर कुछ कदम उठाए तो उसका सुपर पावर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम जो आईटी फील्ड में आज पूरी दुनिया में उन लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सर्विस बैक का तो हमने सारा काम किया है। बैकएंड हमने किया, बैकएंड तो सारा हमने किया। लाखों आदमी आज लगे हुए हैं, तो वो सेक्टर में हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम आईटी सॉफ्टवेयर जो भी नई नई चीजें ईजाद कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमारा टूरिज्म जो है, आज 10 मिलियन लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग आएंगे। ऐसा कोई भी आदमी, मैं आज 27 साल से बाहर रह रहा हूं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। लेकिन ये जो अगर इसको आप प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे, इसको एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं देंगे, जो कि उनको फैसिलिटीज बनाए, जो उनको कंफर्ट करे। सबको कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट से उनका जिस ड्रेस में वो आए, उसी ड्रेस में यहां से वहां से चले गए। चाहे वो एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे वो होटल में गए, चाहे टूरिज्म में गए, वो हर जगह उनको एक वर्ल्ड क्लास की चीज, उनको अतिथि देवो भव ये तो मिलता है। ये तो हर बोलता है कि हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमें मान सम्मान होता है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है। तो टूरिज्म को हम जरूर बढ़ावा दें। हमारे पास आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर सेक्टर में। मेरे को मालूम नहीं है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, लेकिन वो 5 गुना बढ़ जाएगा अगर उसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, उसमें सबसे जरूरी है, हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी को हटा नहीं सकते। जॉब हमारा सर्वपल्ली है। हमको हर हालत में जॉब की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। मैं भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट को शेयर रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो इंडिया में भी जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, हमारे जो HNI जो इंडिविजुअल जो बहुत सक्षम हो गए हैं, 50-100 बिलियन की उनकी पोजीशन हो गई है, वो भी शेयर ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है। हम कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको ये क्यों हमारे दिमाग में है कि अगर इसको हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया या प्राइवेटाइज कर दिया तो इसको ये उठा के बेच देंगे। ये होएगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कोई भी कंपनी ली, उसको हमने आगे बढ़ाया ही है। हमने उसको हम तो उसको मंदिर की तरह मानते हैं। राइट, और आपने करके दिखाया। तो ये हम तो सबसे छोटे हैं। हाँ। हमसे और बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर बिजनेस से निकल जाए तो चौथा काम है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए।
और ये सारी कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करे, 20% को प्राइवेटाइज करे और जल्दी से जल्दी करे। एक कंपनी को बेचेगी तो 20 साल लग जाएंगे। और अनिल अग्रवाल से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात अब करेंगे क्योंकि इस बिल को 2022 आज लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश करने के बाद इस बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप सुनिए। विपक्ष लगातार सरासर झूठ, सरासर झूठ। देखिए साहब, एक तो इस बिल में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि सब्सिडी रोकने का हो। जितना सब्सिडी जिसको मिल रहा है वो राज्य सरकार के ऊपर वो देते ही रहे। अगर सब्सिडी बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए भी। इसका ये सब्सिडी रोकने का, कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसान के संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। किसान से संबंधित कोई प्रावधान इसमें नहीं है। किसानों को भी जैसे ये सब्सिडी मिल रही है, फ्री बिजली मिल रही है, उसको मिलते रहेगी। राज्य सरकार चाहे उसको बढ़ा सकती है। इसमें कहीं कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं इस समय। तो ये लोग झूठ बोल रहे थे। दूसरा, कंसल्टेशन नहीं हुआ, ये भी गलत। हम लोगों ने सभी राज्यों से कंसल्ट किया, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन ऐसे सिर्फ लिख करके नहीं किया, लिख करके तो किया ही, साथ ही साथ हम लोगों ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। आप बैठक में उनसे कंसल्टेशन किया, उसके बाद फिर उनको समय मिले, इसीलिए अलग अलग रीजन वाइज हमने बैठक किया। जिस तरह से इसमें यूनिवर्सल पावर्स ऑब्लिगेशन को निजी कंपनियों के लिए एक तरह से दिया गया है, तो उसको लेकर जो सरकारी कंपनियां, डिस्कॉम कंपनियां हो सकती हैं, उनकी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि उनको मैंडेटरीली उन इलाकों में बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी जहां पर ज्यादा डिमांड नहीं। क्रॉस सब्सिडी का अलग आप लेखा रखेंगे और जो सरप्लस क्रॉस सब्सिडी है वो जमा करेंगे आप एक ऐसे संस्था में जो कि राज्य सरकार बताएगी। उसका इस्तेमाल होगा गरीब क्षेत्रों में क्रॉस सब्सिडी देने के लिए। ये प्रावधान करेगी। तो ये लोग जो मलाई प्राइवेट कंपनीज खा रहे थे शहरों में, है ना, ये बंद हो जाएगा। ये कसमसाहट इसलिए हो रही क्या केजरीवाल को कि प्राइवेट, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है उसको ये मलाई जो खा रहे थे वो थोड़ा सा ये क्रॉस सब्सिडी लेकर के रख ले रहे थे, उस पर ये अंकुश पड़ेगा। कलकत्ता में आरोप था कि इस क्रॉस सब्सिडी को रोक देने से जो छोटे, हम रोक नहीं रहे, छोटे शहरों में या फिर गरीब लोगों को महंगी बिजली नहीं, वही तो हम प्रावधान कर रहे हैं। ये उल्टा बोल रहा है। क्रॉस सब्सिडी रोक नहीं रहे, हम वही प्रावधान कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।